ईरान फिर से तैयारियां कर रहा है। अमेरिका ने भी तैनाती बढ़ा दी है, अपने तमाम जो बड़े कैरियर्स जहाज होते हैं उनको भेजना शुरू कर दिया है ईरान की तरफ। और जो शांति वार्ता चल रही थी वो तो आपको पता ही, लगातार खटाई में पड़ी हुई है। ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था यूएस ने उसको, अमेरिका ने उसको खारिज कर दिया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने संसद में 2 झूठ बोले हैं। वो झूठ क्या है ये सब आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। ये ईरान यूएस इजराइल जो वॉर चल रहा है लंबे समय से, जो फिलहाल रुका हुआ है, अच्छी बात है रुका हुआ है, उसके बारे में सभी अपडेट्स लेकर हम आए हैं। मेरे साथी विनय सुल्तान हैं। तो देखिए भाई, विनय जी की डायरी लौट आई है और डायरी में बहुत सारे अपडेट्स हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसी जो मैंने इंट्रो में बताया आपको कि डोनाल्ड ट्रंप का झूठ जो उन्होंने अपनी संसद में बोला, क्या है वो झूठ? दरअसल सौरभ, ऐसा है कि 1973 में जो वियतनाम वॉर चल रहा था उस समय राष्ट्रपति होते थे रिचर्ड निक्सन। ये वही रिचर्ड निक्सन है जिनकी इंदिरा गांधी से भी ठनाठनी हो गई थी 1971 के वॉर के समय। तो उस समय वो चाहते थे कि वो वियतनाम वॉर को कंटिन्यू करें और उसके लिए उन्होंने 1969 में एक सीक्रेट बॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया था कंबोडिया में, जिसके बारे में कांग्रेस को जानकारी नहीं दी गई। तो फिर वहाँ की संसद, जिसको कांग्रेस कहते हैं, हमारे यहाँ जैसे राजनीतिक पार्टी है वहाँ पर उसको संसद को कांग्रेस कहा जाता है, तो उसने ये कहा कि नहीं, रिचर्ड निक्सन जो है इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, उनको हमको बताना पड़ेगा कि वो क्या कदम उठा रहे हैं, क्या फैसले ले रहे हैं। तो उस समय आया वॉर पावर रेजुलेशन, जो कि 1973 में पास किया गया कांग्रेस के द्वारा। पहले पास किया गया, उसको राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे क्योंकि उनके खिलाफ था, उन्होंने वीटो कर दिया। फिर 2/3 मेजोरिटी से सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो उनका ऊपरी और निचले दोनों सदन है, वहाँ से 2/3 बहुमत के साथ से फिर से पास किया गया ताकि वीटो को बाईपास किया जा सके। और 1973 में एक कानून बना जिसके हिसाब से कोई भी अमेरिकन राष्ट्रपति किसी भी दुनिया के कोई भी देश के साथ में अगर हॉस्टिलिटी शुरू करता है, एक्ट ऑफ वॉर शुरू करता है, ऐसी स्थिति में आता है जहाँ पे मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हो, तो उसको मंजूरी लेनी पड़ेगी 60 दिन के भीतर संसद से, यानी कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अब 28 फरवरी को जो है ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है ईरान के साथ में शुरू हुआ था और ये म्याद जो है वो 1 मई के दिन जो है ख़त्म हो रही थी। उससे ठीक एक दिन पहले जो है कांग्रेस को एक लेटर लिखा गया ट्रंप की तरफ से और उसमें उन्होंने ये कहा कि हॉस्टिलिटी जो शुरू हुई थी 28 मार्च को, वो अभी टर्मिनेट हो गई है, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। उनका ये कहना है कि सीज फायर हमारे बीच में हो चुका है और मेरे पास में अभी भी 20 दिन का टाइम है, क्योंकि 40 दिन ही वो वॉर चला था, तो 20 दिन का हमारे पास टाइम है। तो ये जो 60 दिन की जो 60 डे क्लॉक बोलते हैं वो पॉज हो गई है। जैसे फुटबॉल के मैच में कोई अगर खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो घड़ी जो है एक बार के लिए रुक जाती है, उसी तरीके से जैसे हॉकी में ऐसा होता है कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल है, गिरा हुआ, खेल रुका हो तो घड़ी रुक जाती है। उसी तरीके से उनका ये कहना है कि ये घड़ी जो है वो भी रुक गई है 60 दिन वाली, और ये 40 दिन में मेरे हाथ में 20 दिन का समय है, तो 20 दिन अगर और वॉर चलेगा तो उसके बाद में मैं जो है कांग्रेस से इजाज़त लेने के लिए बाध्य हूँ, उससे पहले मैं बाध्य नहीं हूँ। तो इसके ऊपर तमाम किस्म की बहसें जो हैं शुरू हो गई हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है कि हॉस्टिलिटी टर्मिनेट हो गई है, ये एक तरीके से कांग्रेस से जो उनको अपना मंजूरी लेनी थी अपने वॉर एफर्ट्स पे, उससे बचने के लिए बयान दिया गया है। इस बयान में कोई भी सच्चाई हमको अभी नज़र नहीं आ रही है कि हॉस्टिलिटी टर्मिनेट हो गई। सच्चाई नज़र क्या आ रही है फिर? सच्चाई नज़र ये आ रही है कि 26 अप्रैल को अब्बास अरगची पाकिस्तान गए थे। वो 3 देशों के दौरे पे, जिसमें ओमान था, रशिया था और उसके बाद में वो पाकिस्तान गए थे। और पाकिस्तान गए थे उस समय ये भी कहा गया, एक समय ये बात हुई, ट्रंप के द्वारा भी कहा गया कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, जो कि उनके स्पेशल एनवॉय हैं खुद के, वो जा रहे हैं पाकिस्तान, इस्लामाबाद, और वहाँ पे हो सकता है कि बातचीत हो। लेकिन अरगची ने और तमाम ईरानी जो वहाँ के मीडिया है उसने कंफर्म कर दिया था कि अरगची किसी भी तरीके से नहीं मिलेंगे अमेरिकन डेलीगेशन से। तो उसके बाद में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का वहाँ जाना का प्लान कैंसिल हुआ। और अब्बास अरगची ने उस समय 26 अप्रैल को जब वो गए थे, उन्होंने इस्लामाबाद को एक मीडिएशन के तौर पे एक प्रपोजल अपनी तरफ से रखा कि हम ये प्रपोजल रख रहे हैं और इस प्रपोजल के ऊपर आप अमेरिका का जवाब दे दीजिए। इसके ऊपर फाइनली अमेरिका का जवाब आ गया। अमेरिका का जो जवाब आया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि मैं ईरान की तरफ द्वारा जो दी गई हमको डील जो पेश की गई उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ और इससे बेहतर है कि हम कोई डील ईरान के साथ करें ही ना। अब ये वो जगह है जहाँ पे आके समझ में आता है कि ये या तो वॉर जो है इनडिसाइसिव स्थिति में चली गई है कि जैसे ईरान को छोड़ दिया जाए, इसी तरीके से एक
ब्लॉकेड जो है ओमान में लगाया हुआ है, सी ऑफ ओमान में, माफ़ कीजिए गल्फ ऑफ ओमान में। तो वो ब्लॉकेड यूएस आर्मी जो है, नेवी जो है वो कंटिन्यू करे और ईरान जो है उसी ब्लॉकेड में फंसा रहे और बाकी आगे कोई वॉर एफर्ट ना हो। एक स्थिति ये बन यथास्थिति बनी रहे जो फिलहाल तत्काल यथास्थिति है, वो यथास्थिति ईरान पे बहुत भारी पड़ रही है दरअसल, है ना। लेकिन दूसरी कुछ हमको चीज़ें देखने को मिल रही हैं इस बीच में। अब आप ये देखिए कि दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां धीरे 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 जारी हैं। जैसे एनबीसी एक न्यूज़ इदारा है अमेरिका का, उसने ये लिखा है कि ईरान पर जो यूएस और इजराइल की स्ट्राइक हुई थी उसमें कई सारे मिसाइल स्टोरेज जो हैं वो दब गए थे मलबे में, और आईआरजीसी अब तेज़ी से ये जो सीज फायर का टाइम है उसमें तेज़ी से उसको जो है मलबे को हटा रही है और अपने मिसाइल का आर्सेनल जो है, अपना तर्कश जो है उसको फिर से मजबूत कर रही है ताकि अगर कल को युद्ध हो तो वो उसके लिए तैयार रहें। इस बीच में सीबीएस ने ये कहा है, एक दिलचस्प रिपोर्ट सीबीएस में 30 अप्रैल को छपी, ये भी अमेरिका का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। इसका ये कहना है कि कांग्रेस के सामने जो ब्यौरा पेश किया गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसमें ये स्वीकार किया गया कि $25 बिलियन का खर्च जो है इस वॉर के तहत उनको आया है। लेकिन इस बीच में सीबीएस का यह दावा है कि उनको जो ऑफिशियल्स के द्वारा जानकारी मिल गई तो उसके हिसाब से खर्चा दुगना है, मतलब $50 बिलियन का है। सीबीएस का यह कहना है कि इस खर्चे में जो खर्चा बताया गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ के बेसिस को, जिसको रिबिल्ड करने में उनको इतना पैसा लगेगा, उसको कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो आधी अधूरी जानकारी जो है, ये दूसरा झूठ कांग्रेस के सामने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बोला गया है। इस बीच में सीएनएन ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टोरी की है, बहुत दिलचस्प इन्वेस्टिगेशन स्टोरी की है, जिसमें उन्होंने 16 बेसिस कवर किए हैं मिडिल ईस्ट में, जो कि अमेरिकन बेसिस थे जिनके ऊपर हमला हुआ था ईरान का। और उसमें उन्होंने बताया है कि कई ऐसे बेसिस हैं जो कि जिनको अब ऑपरेट करना संभव नहीं है, उनको फिर से नए सिरे से बनाना पड़ेगा, वहाँ से ऑपरेशन किसी भी किस्म के किए नहीं जा सकते हैं। तो ये गवाही देता है, सीएनएन की रिपोर्ट गवाही देती है कि ईरान के जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हुए थे वो कितने मारक साबित हुए हैं अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ईरान के नुकसान की हम बात नहीं कर रहे हैं, ईरान को तो जैसा नुकसान हुआ वो अकल्पनीय है। मतलब 20,000 से ज़्यादा स्ट्राइक, अगर एयर स्ट्राइक किसी देश के ऊपर हो रही हैं तो निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि उसको बहुत नुकसान हुआ है। और ये जो रिपोर्ट हमने आपको एनबीसी की बताई थी कि आईआरजीसी जो लगातार अपने मिसाइल आर्सेनल को जो मलबे में दबा हुआ है उसको निकालने की कोशिश कर रही है और अपने आर्सेनल को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है सीज फायर के दौरान। और इसकी एक पुष्टि एक और खबर से होती है। कल हुआ क्या है कि जंजान एक जगह पड़ती है ईरान में, वहाँ पे आईआरजीसी के 14 जवान जो है मारे गए थे। वो मारे कैसे गए थे कि वो मलबे को हटा रहे थे जिसमें कुछ ऐसे विस्फोटक थे ईरान और इसराइल की स्ट्राइक के दौरान जो कि फटे नहीं थे, और वो उस समय फट गए। उसमें 14 जवान मारे गए, जिसमें अली मुसावी एक आईआरजीसी के सीनियर कमांडर हैं, वो भी मारे गए थे। तो ये यहाँ पे साफ करता है कि आईआरजीसी की तरफ से ऐसे एफर्ट चल रहे हैं जिससे वो अपने आर्सेनल जो पुराना उनका खोया हुआ या जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि डिसमेंटल हो गया है या बड़े नुकसान में है, उसको वो रिपेयर कर पाए। बोला कि ईरान पूरी तैयारी में है। हाँ, ईरान भी पूरी तैयारी में है। इस बीच में इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक खबर आई है, वो उसमें ये कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में 6500 टन मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो अमेरिका की तरफ से उनको भेजा गया है। इसराइल को 6500 टन मिलिट्री हार्डवेयर, जिसमें एमुनेशन भी हो सकते हैं, कुछ उपकरण भी हो सकते हैं, मिसाइल्स भी हो सकते हैं। तो ये इस किस्म की स्थिति बनी हुई है। और इससे एक दिन पहले ठीक जो है सेंटकॉम के जो कमांडर हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, उन्होंने ट्रंप को ब्रीफ किया था कि वो इसके ऊपर बात करें कि मतलब कि उनके पास में क्या मिलिट्री ऑप्शंस और बचते हैं इन 20-22 हज़ार स्ट्राइक्स के बाद में अमेरिका के पास में अब क्या मिलिट्री ऑप्शंस बचते हैं। हालांकि इसके बारे में ब्रीफिंग नहीं दी गई कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वो निश्चित तौर पे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है कि क्या ब्रैड कूपर की तरफ से ब्रीफिंग हुई होगी अमेरिका को। लेकिन एक्सियस ने अपने अंदाजे से कुछ चीज़ें अपने सोर्सेज से छापी हैं, जिसमें उन्होंने 3 बड़े पॉइंट्स को जो है रेखांकित किया है, जिसमें एक ये है कि इंटेंस स्ट्राइक एक ऐसे की जाए ईरान की तौर पे जिसको फाइनल ब्लो की तरह देखा जाए कि एक बहुत इंटेंस किस्म के स्ट्राइक जो है करके और फिर कॉल ऑफ कर दिया जाए वॉर कि अब ख़त्म हो गया, हमारी तरफ से जो स्ट्राइक होनी थी, जो भी बचा खुचा इनके पास में असला था उसको भी हमने ख़त्म कर दिया है। इस तरीके का दावा करते हुए ये वॉर को जो है अपने को विजेता घोषित करके यहाँ से निकल जाए। आप करें बड़ा हमला करेगा अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके और जिसके बाद कहेंगे कि बस सब कुछ बचा रहे इनके पास, हमने पूरी तबाही खत्म कर दी है और हम अब जा रहे हैं, समझे। तो ये यहाँ से एक फेस ऑफ अमेरिका के लिए ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन जो है एक्सेस के हिसाब से ये बता दूं, क्योंकि जो ब्रीफिंग होती है कमांडर की अमेरिकन प्रेसिडेंट को वो क्लासिफाइड होती है, तो इसके ऊपर अंदाज़ा लगाया जा सकता है अपने सोर्सेज के हिसाब से या कुछ अपने एनालिसिस पेश किए जा सकते हैं। एक्सियस ने ही वही किया है, मैं वही एनालिसिस पकड़ के चल रहा हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा कर लें, दूसरा ऑप्शन
ये दिया जा सकता है कि दूसरा ऑप्शन एक्सीएस की नज़र में ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ के जरिए वहाँ पे मिलिट्री बेसिस बना के अमेरिका चाहे तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। तो ये दूसरा ऑप्शन ये दिया जा रहा है। तीसरा कि स्पेशल फोर्सेस का कोई एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जाए जिससे एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसको निकाल के ले आया जाए वहाँ से, और इसको बड़ी विक्ट्री के तौर पे साबित कर दिया जाए कि अब ईरान के पास में एनरिच्ड यूरेनियम नहीं है, वो जो तो है आपको बचता नहीं है हमला करने के हमला बाद। करने का। तो और इसमें एक दिलचस्प खबर है, मैं एक और डॉट जोड़ रहा हूँ जो कि एक्सीएस की खबर में नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसने कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट किया था कि जो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान का है वो हो सकता है वो इस्फहान में है। मतलब उन्होंने ये एक शोभा जताया था, एक संदेह जताया था कि इस्फहान में जहाँ पे अमेरिका की लगातार स्ट्राइक हुई थी उसी मलबे में वो कहीं पे दबा हुआ है एनरिच्ड यूरेनियम, ऐसा मतलब एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ये कहना है। तो ये हो सकता है कि एक स्पेशल ऑपरेशन चला के इस किस्म का कुछ कर लिया जाए। इस बीच में ब्लूमबर्ग का में एक और खबर छपी है, ये और एक और डॉट कनेक्ट करें। डार्क ईगल करके एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसको डिप्लॉय करने की मांग की है सेंटकॉम ने कि जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहाँ पे डार्क ईगल को क्या है भाई डिप्लॉय। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है क्योंकि ईरान के पास में कई सारी हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, तो उसके जवाब में जो है अमेरिका ये चाहता है कि उनके हाइपरसोनिक मिसाइल भी वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएं ऐसी स्थिति में जब अगर उनके ऊपर हमला होता है तो। और इस बीच में एक और बड़ी दिलचस्प खबर ये है कि लगातार हम ये देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में कैरियर जेट्स जो हैं वो लगातार जा रहे हैं, हैवी लिफ्टर्स जो हैं अमेरिका के वो लगातार जा रहे हैं, उससे सैनिक भी जा रहे हैं, असला भी जा रहा है, एक बिल्डअप जो है लगातार अमेरिका कर रहा है। हालांकि क्योंकि मिलिट्री ग्रेड जो विमान होते हैं उनका एग्जैक्ट रूट अपने को पता नहीं होता है। ओपन सोर्सेज में जो हमारे पास में जानकारी है, और ये ओपन सोर्सेज में जानकारी है, कोई प्रतिष्ठित जो है मीडिया आउटलेट ने इसको नहीं छापा है, इसको मैं यहाँ पे कंफर्म कर दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ। तो इस जानकारी को इसी तरीके से लेना है। लेकिन ओपन सोर्सेज में जो हमारे पास में जानकारी आ रही है ओसिंट में, उसके हिसाब से अलदरफा जो एयरबेस है यूएई का, वहाँ पे एक अच्छा खासा बिल्डअप चल रहा है, ओमान में एक अच्छा खासा बिल्डअप चल रहा है, कतर में एक अच्छा खासा बिल्डअप चल रहा है अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका एक तरीके से बिल्डअप बना रहा है ईरान के खिलाफ, जिसमें सऊदी अरबिया को बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं कर रहा है। हालांकि सऊदी अरबिया के जो एयर बेसिस है वहाँ पे यूएस एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट पहले से है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से एक बिल्डअप लगातार शुरू कर दिया जाए। और ये हमने पहले भी देखा था कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ सीज फायर था उस दौरान जॉर्डन में अमेरिका के द्वारा ठीक ठाक बिल्डअप शुरू कर दिया गया था कि जॉर्डन में कुछ डिप्लॉयमेंट उनके शुरू हो गए थे। तो अमेरिका एक तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में फिर से जो है मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर रहा है। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। क्या मतलब युद्ध जा किस तरह, मतलब अभी तो शांति चल रही है, अब आप कह रहे हैं जो पीस डील ऑफर की गई है ईरान की तरफ से, यूएस ने उसको खारिज कर दिया है। ईरान को लगातार ये लगता है, दो तीन बातें हम समझ लेते हैं। ईरान लगातार ये उनका एनालिसिस है ईरानियों का कि उन पे आज नहीं तो कल फिर से हमला होगा। ये युद्ध जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, ये फिर से हमला उनके ऊपर होना तय है। और ईरान के ऊपर जो ब्लॉकेड अमेरिका का लगाया हुआ है वो ब्लॉकेड, उस ब्लॉकेड की स्थिति ये है कि इसकी वजह से ईरान को काफ़ी घाटा उठाना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि आप ये जब भी समझते हैं कि ऑयल फील्ड्स जो होते हैं, जो तेल के कुएं होते हैं, उनसे अगर आप ऑयल निकाल रहे हैं तब तक ठीक है, अगर आप उसके ऑपरेशंस को बंद कर देते हैं तो उसके बाद में उनको रिवाइव करना एक बहुत खर्चीला प्रोसेस है, और कई मामलों में ऐसा होता है कि वो ऑयल के कुएं जो हैं वो रिवाइव भी नहीं होते हैं। तो ईरान के सामने संकट ये है कि उसके पास में जितनी स्टोरेज फैसिलिटी है वो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। अब ईरान के सामने एक ही रास्ता बचता है कि या तो वो उस ऑयल को जो है खुले में स्टोर करना शुरू करे, या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर लगे हुए ब्लॉकेड को किसी तरीके से खुलाए, क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर है। दूसरी बात यह है, अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर है कि जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं और जो ट्रंप की खुद की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसके कई सेनेटर्स, उसके कई जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो नेता हैं, वो ट्रंप के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप अब इस यहाँ से ईरान वॉर में कुछ भी मत करिए, अगर आप कुछ करते हैं तो पब्लिक ओपिनियन हमारे खिलाफ जा सकता है और हम अपनी सीटें जो हैं वो लूज़ कर सकते हैं। तो ये दो स्थिति बनी हुई। तो अमेरिका के अंदर जो अंदरूनी जो राजनीति है उसका दबाव है। ईरान के ऊपर ये स्थिति है कि ईरान को अगर इसी स्थिति में अभी छोड़ दिया जाए और कोई युद्ध ना किया जाए, तो ईरान को अगर यहाँ पे इस स्टेज पे कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर नहीं मिलता है,
कि उनकी कंट्री को रिबिल्ड करने के लिए, तो ये रिजीम थोड़े समय बाद में जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस में घुसती हुई हमको नजर आएगी। अभी तो युद्ध का माहौल है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं और एक तरीके से पब्लिक ओपिनियन रिजीम के फेवर में है। लेकिन जब आप देखेंगे कि 6 महीने बाद लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है और तमाम तरीके की जो तबाही जो है, उससे जब वो उनका सामना होगा फिर से नए सिरे से कि उनके जो ऑफिसेज हैं वो भी तबाह हो चुके हैं, जहाँ पे उनको काम करते थे उनको लेबर काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे एक असंतोष फैल सकता है। तो ईरान की रिजीम को भी ये समझ में आ रहा है, तो दोनों स्थितियाँ बनी हुई है। तो ईरान को के ऊपर जो हमको अब तक लग रहा था कि ईरान के ऊपर लेवरेज है, जो हमने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि अमेरिका ने अगर इस पूरे के पूरे युद्ध में एक स्मार्ट मूव किया है तो वो गल्फ ऑफ ओमान को ब्लॉकेट करके किया है, जिससे ईरान लगातार प्रेशर में आ रहा है। हालांकि ईरान इसके जरिए जो है एक तरीका ये भी ईरान ने निकाला है कि पाकिस्तान के जरिए जो है वो लैंड रूट से वो अपना ऑयल जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि लैंड रूट से वो पाकिस्तान भेजे, पाकिस्तान से वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए चाइना चला जाए। तो एक ये कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है ताकि वो पूरी तरीके से चोक ना हो जाए, और दूसरी तरफ ईरान के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरीके से यूएस ब्लॉकेट से उसके ऑयल टैंकर जो हैं वो उसको जेल ब्रेक की तरह ब्रेक करके भाग निकलने में कामयाब हों। तो ये भी कोशिशें जो हैं डिस्परेशन में ईरान की तरफ से की जा रही हैं, दोनों हमारे सामने आ रही हैं। तो ईरान का ब्लॉकेट की वजह से ईरान को काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि ईरान में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, हम बात करते हैं बार बार कि ईरान ने कितना डिस्ट्रक्शन किया है, हम ये भी बात करते हैं कि ईरान ने बहुत एजिलिटी दिखाई, बहुत मजबूती से के साथ में खड़ा हुआ है, लेकिन असल बात यह है कि ईरान को इससे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। बिल्कुल। और इस नुकसान की भरपाई वो कैसे करेंगे, और यहाँ पर अगर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता है और जो उनका बैकबोन है एक तरीके से इकॉनमी का कि उनका क्रूड ऑयल अगर बाहर नहीं जा पाता है, तो वैसी स्थिति में ईरान एक संकट में गिर जाएगा। दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पे लगातार ट्रंप फंसे हुए हैं और ट्रंप को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से वो क्या फेस सेविंग लेकर निकलें, वो मागा सपोर्टर्स को क्या बताएं कि मैंने ये कर दिया जो किसी ने हासिल नहीं किया था, कौन सी ऐसी डील है जो कि वो हासिल नहीं कर रहे हैं। और कमाल की बात ये है कि इस पूरे के पूरे मामले में जो मामला फंसा हुआ है, जो विश्लेषकों का कहना है, वो न्यूक्लियर के ऊपर नहीं फंसा हुआ है। ईरान भी तैयार है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, अमेरिका भी इसके ऊपर राजी है कि ईरान नहीं बनाएगा, लेकिन जो मामला फंसा हुआ है वो इस बात पर फंसा हुआ है कि ईरान ये चाहता है कि उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक किस्म का नियंत्रण दे दिया जाए। और ईरान अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है अपनी चुंगी वसूल कर रहा है। आज ही अमेरिका के जो व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान आया है कि अगर कोई भी कंपनी, किसी भी शिपिंग कंपनी ने ईरान को चुंगी दी, ईरान को टैक्स दिया, वहाँ पे टोल टैक्स दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो हम उसको परमानेंटली उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, वो फिर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो ईरान के खुद को बचाए रखने के लिए ईरान के लिए ज़रूरी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उसको एक कब्जा उसका तस्लीम कर लिया जाए, उसको मंजूर कर लिया जाए, ताकि उसकी इकॉनमी जो उसको टैक्स लेने की इजाज़त मिल जाए, है ना। तो ये ईरान और ये यहाँ पे और ट्रम्प के सामने ये दिक्कत है कि वो ये कर नहीं सकते। क्यों? वो ये करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले फ्रीली नेविगेट हो रहा था, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आप एक टोल टैक्स लगवा के बैठ गए, तो आपने कैसे ये युद्ध जीता। तो उनका पूरा का पूरा फेस सेविंग ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्री नेविगेशन लगवा ना रुके भैया, ये युद्ध हमें लगता नहीं, जिस तरह की आप बातें बताई आपने उससे देख के तो ये लगता है। देखिए, और बार बार क्या हो रहा है कि जब आप लोग खासतौर पर टीवी चैनल देख रहे हैं और तमाम जगहों पे देख रहे हैं, बार बार तेहरान में आपको हमले बता दिए जा रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है कि एयर डिफेंस एक्टिविटी हो रही है। हो क्या रहा है कि दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है, इजराइल और अमेरिका की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, जो रिकॉन्सेंस के जो ड्रोन होते हैं, जो जासूसी ड्रोन होते हैं, जो एक तरीके से फ़ोटो खींचने का काम करते हैं, आपके शादियों में जिस किस्म के ड्रोन इस्तेमाल होते हैं उससे थोड़े बेहतर किस्म के जो ड्रोन हैं, रिकॉन ड्रोन हैं, उनका इस्तेमाल दोनों तरफ से होता है ताकि ये देखा जा सके कि हमने कितनी तबाही की है या कहाँ पर जो है उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो उनको शूट डाउन एयर डिफेंस करता है सामान्य तौर पर, दोनों तरफ से हो रहा है। आज इरबिल में ईरान की तरफ से जो है ड्रोन्स कुछ भेजे गए थे, बगदाद की यूएस एम्बेसी के ऊपर भी भेजे गए थे, उनको एयर डिफेंस ने वहाँ मार गिराया है। तेहरान में हम लगातार देख रहे हैं कि एयर डिफेंस एक्टिविटी चल रही, तो वही इतनी ही एयर डिफेंस एक्टिविटी, कोई युद्ध का आगाज़ नहीं हुआ है। हर रात जो आपके सामने ये परोस दिया जाता है कि युद्ध शुरू हो गया। दरअसल सौरभ, इसमें मज़ेदार बात ये है कि मेरी मम्मी का मेरे पास में फ़ोन आता है क्या कि तेहरान में तो युद्ध शुरू हो गया है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने वीडियो बनाया कि नहीं। अरे मैं कहता हूँ कि अरे मम्मी यार, मैंने कहाँ युद्ध शुरू हो गया, कहा टीवी में तो सब दिखा रहे हैं। तो मैं दूसरे दर्शकों को बता रहा हूँ और यहाँ से मैं अपनी मम्मी को ये कहना चाहता हूँ कि युद्ध शुरू नहीं हुआ, जिस समय युद्ध शुरू होगा हम आपको अपडेट दे देंगे। जो बड़ी अपडेट होती है, हम तो यही चाहेंगे कि युद्ध ना शुरू हो, शांति की जो चल रही है वो एक पुख्ता शांति बन जाए और
जो भी क्योंकि दूसरे अब खिलाफ क्रूड ऑयल तैयारी 120 बातें आ पे रही चला हैं। गया है। हाँ हाँ, तो क्रूड ऑयल 120 पे चला गया है लगभग, मतलब इस पूरे वॉर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर भी क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। तो हालात जो हैं आगे वाले वो बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ से दोनों देशों में कोई समझ बन जाए किसी भी किस्म की, और दोनों में से कोई भी अपने को थोड़ा सा नीचे कर ले, थोड़ी समझौता परिस्थिति पे आ जाए, तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहतर स्थिति बन जाएगी सौरभ। हाँ, मगर वो बनती फिलहाल तो नहीं दिख रही है, क्योंकि जो प्रस्ताव ईरान की तरफ से दिया गया, अमेरिका ने उसको खारिज कर दिया। और मुख्य बात जो अटकी हुई वो सुल्तान ने आपको बताई दी कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज को लेकर है पूरा मसला। अब क्या होता है आगे आने वाले वक्त में ये देखेंगे हम भी। बाकी तैयारियां भी दोनों तरफ से जोरों पर चल रही हैं, तो नज़र हमारी बनी रहेगी। मेरे सुल्तान कुछ दिन बाद लौटे हैं ये अपनी डायरी लेकर, तो हम इनसे दरख्वास्त करेंगे भाई कि थोड़ा आते रहें, बताते रहें। इनका कहना रहता है भाई बहुत खास अपडेट्स नहीं है, अपडेट्स ये चाहते हैं आपके सामने जब ये आए तो थोड़ा सा डायरी भरी हाँ, हो। मतलब कुछ सब्सटेंशियल यार। बात ये है सौरभ कि ये हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्शक, क्योंकि हमने जैसा देखा है कमेंट बॉक्स में भी, हमारे दर्शक बहुत समझदार दर्शक हैं, और मतलब वो उनको मैं ये चाहता हूँ कि कोई सब्सटेंशियल कंटेंट हो, किसी चीज़ पे बात करने लायक बात हो, तब बात की जाए। हाँ, ऐसा हम नहीं चाहते कि जबरन आपके सामने हम हल्ला करें आके, देखो ये मिसाइल मार दी, देखो ये युद्ध शुरू हो गया। वो हंगामा हम नहीं करना हमारी चाहते कोशिश हैं। पूरी उसी हंगामे के खिलाफ ही है। मतलब न्यूज़ पेज तो कहता ही है कि न्यूज़ ओवर नॉइज, मतलब कि बिल्कुल, तो ये हमारी कोशिश जारी रहेगी। बाकी आपका कोई सुझाव हो, कोई हमसे बात छूट गई हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये प्रयास जारी रहेगा। मैं सौरभ त्रिपाठी। फिर मैं एक बार लास्ट बार और टोक बताइए, रहा हूँ। बताइए। लास्ट बार सोमवार को सुबह से हम लोग जो है चुनाव कवर करेंगे। ये आसाम जाके आए हैं, बंगाल जाके आए हैं, उसके अलावा केरला तमिलनाडु के बारे में लगातार पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। पहले भी मेरा साबका केरला और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के ऊपर रहा है, पुडुचेरी। तो पांचों राज्यों के जो नतीजे आएंगे उसके ऊपर हम आपको लगातार अपडेट भी करेंगे, आपको विश्लेषण भी देंगे। तो वो आप जो है 6 बजे से हमारे साथ में ट्यून होंगे, तो आपको मैं विश्वास दिलाता 6 हूँ। बजे थोड़ा मैंने जल्दी बोल दिया है, पर हाँ हम 7:30 तक, मतलब 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होते हैं, तो हम 7:30 के आसपास शुरू कर देंगे, और आराम से इत्मीनान से जो भी नतीजे रुझान आ रहे होंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। जैसे हमने बिना बिहार के वक्त पोंपा, किया बिना था। हल्ला किए, शांति से, जैसे हम लोग ये वीडियो करते हैं उसी तरीके से आपको शांति से समझाने की कोशिश करेंगे दरअसल चुनाव में हुआ क्या और किस तरीके से क्या समझ बनती है। हो गया भाई साहब, और कुछ बताना है? नहीं, ये बहुत बताना थैंक यू जरूरी सो है। मच। देखते रहिए न्यूज़ पिंच।